आज के इस वीडियो में टेंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं। टेंस का क्वेश्चन घुमा फिरा के यहीं से पूछा जाता है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो 99% चांस है कि टेंस का कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। और इंग्लिश ग्रामर क्रेश कोर्स की सीरीज में टेंस का फर्स्ट वीडियो हम कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने कुछ बेसिक्स की बात की थी। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। और क्रेश कोर्स की सीरीज में इंग्लिश ग्रामर के लगभग सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेंस के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और क्या मेन वर्ब होती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस टेंस को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं और उस टेंस का हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी हम बात करने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान होती है ता है, ती है, जिसको हम बचपन में पढ़ते हैं। जैसे वह नहाता है, वह खेलता है, वह खाता है। इस तरीके के सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। लेकिन ये कहाँ पर यूज होता है? सबसे पहले देखते हैं हैबिचुअल एक्शन। कोई भी हैबिट की बात करें, जैसे ही स्मोक्स सिगरेट, वह सिगरेट पीता है। या रिपीटेड एक्शन हो, कोई काम जो बार बार होता है, जैसे मैं डेली वहां जाता हूँ। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ की हम बात करें, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। या न्यूज़पेपर की हेडलाइन और स्पोर्ट्स की कमेंट्री, इनको हम रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हम एमसीक्यूज के साथ भी करने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज हम ध्यान रख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलवेज परमानेंट जो एक्शन होते हैं, परमानेंट चीजों के लिए यूज किया जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम बात करें तो कंटिन्यूस टेंस ऑलवेज टेम्परेरी एक्शंस के लिए यूज हम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस तरीके से हम समझ सकते हैं, कोई काम बार बार होता है तो कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि ये काम बार बार हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा डेली, या फिर हम बोल सकते हैं ओकेजनली, या फिर हम बोल सकते हैं एवरी ईयर। या फिर नेगेटिव में बात करें, जैसे रेयरली, सेल्डम। इन सभी एडवर्ब्स का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है रिपीटेड एक्शंस को शो करने के लिए। लेकिन इनका यूज हम पास्ट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं, पास्ट की हैबिट या पास्ट के रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए। तो इस तरीके के वर्ड्स हमें मदद करते हैं टेंस की पहचान करने के लिए इंग्लिश वाले सेंटेंसेस के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसकी हिंदी में पहचान होती है रहा है, रही है। कोई काम चल रहा है हमारे बोलते टाइम, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में रखा जाता है। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है या लिया है, इनको हम पहचान सकते हैं हिंदी वाले सेंटेंसेस के अंदर। लेकिन यूज कहाँ पर होता है? या तो एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, एक्शन जो अभी अभी खत्म हुआ है, हम ये शो करना चाहते हैं कि एक्शन जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके लिए येट, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी इन वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं। या फिर हम बात करें एक्शन तो पास्ट में कंप्लीट हो गया लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट है, उस केस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम हमारा क्वालिफिकेशन बताते हैं, जैसे आई हैव डन बीटेक। तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी ईयर में किया हो, लेकिन अगर आपको बताना पड़े अभी, तो आप बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। इससे हम ये शो करना चाहते हैं जो हमने किया उसका इफेक्ट हमारे लाइफ पर अभी भी चल रहा है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी पहचान होती है से रहा है, मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज होता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज करते हैं प्लस टाइम के साथ। जैसे सिंस कहाँ पर आता है और फॉर कहाँ पर आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सिंस आता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। और पीरियड के साथ हम यूज करते हैं फॉर का, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से हो गए? जैसे हम बात करें 2 बजे से, या फिर जुलाई से, या फिर हम कोई ईयर का नाम ले सकते हैं जैसे 2020 से, या फिर हम बोल सकते हैं होली से, दिवाली से, तुम्हारे बर्थडे से कोई काम चल रहा है, तो उस पॉइंट के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। और फोर कहाँ पर आएगा? ड्यूरेशन के लिए या फिर पीरियड के लिए, जैसे 2 साल से, 5 मिनट से, या फिर बहुत सारे सालों से। तो अगर हम सेंटेंस बनाए तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। एक घंटा जो ड्यूरेशन होगा, इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को यूज करते हैं वो हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो आपको जरूर से देखनी है। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है था या लिया, कर लिया। जैसे कोई काम पास्ट में खत्म हो गया, कोई ऐसा एक्शन, सिंगल एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। या फिर पास्ट की हैबिट शो करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। अब हम बात करें अगर पास्ट कंटिन्यूस की, तो पास्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है रहा था। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, जैसे पास्ट कंटिन्यूस में रहा था। जैसे मैं कल पढ़ा रहा था।
पास्ट परफेक्ट की बात करें तो कोई काम पास्ट में हो चुका था, इसका मतलब पास्ट को शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट आता है। इस तरीके के सेंटेंस आपने सुने होंगे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी पास्ट के भी पास्ट में चली गई, तो वो काम होगा पास्ट परफेक्ट के अंदर। और जो दूसरा काम हुआ मेरे पहुंचने का, वो बाद में हुआ, तो उसको हम रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ पर यूज होता है? से रहा था। यहाँ भी हम सिंस फोर प्लस टाइम का यूज करते हैं। अगर हम बात करें फ्यूचर के टेंसेस की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होगी गा गी, जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा। या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस में होगा रहा होगा, हमारे बोलते टाइम कोई काम चल रहा होगा, फ्यूचर की हम बात करें। या फिर फ्यूचर परफेक्ट में हो चुका होगा, कोई काम उस समय तक खत्म हो चुका होगा, वहां पर आएगा फ्यूचर परफेक्ट। बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो यहाँ भी से रहा होगा का सेंस आता है कि पास्ट में शुरू होगा और वहां से वहां तक चलेगा। इसके लिए हम फ्रॉम और फॉर का यूज करते हैं। सिंस की जगह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम फ्रॉम का यूज करेंगे और फॉर की जगह ही यूज होगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं एमसीक्यूज के साथ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अमित ऑफन लेट फॉर डिनर, किस टेंस का यूज करें? तो ऑफन एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा? प्राय, मतलब सामान्यतः कोई काम होता है, मतलब रेगुलर एक्शन वाली बात हो गई। तो रेगुलर एक्शन अगर होगा, बार बार होने वाला काम हुआ, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अमित सिंगुलर है हम, तो हम यूज किसका करेंगे? गेट्स लेट फॉर डिनर। तो अमित प्राय डिनर के लिए लेट होता है। अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, ही अ कार। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब, जैसे ओन, बिलोंग, या फिर हम बोल सकते हैं थिंक, बिलीव। जहां पर हमारा स्टेट ऑफ माइंड हम शो करना चाहते हैं, वहां पर कोई एक्शन नहीं होता, तो इनको हम आईएनजी फॉर्म में भी यूज नहीं करते हैं। इसलिए जब हम इन वर्ब की बात करें तो कंटिन्यूस टेंस में इनका यूज नहीं होता है। इसलिए हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे ही ओन्स ए कार, वह कार रखता है, या तो वो कार रखता है या नहीं रखता है, रख रहा है जैसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पल इन द मेन मार्केट। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम परमानेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, परमानेंट एक्शन के लिए, और प्रेजेंट कंटिन्यूस आ सकता है टेम्परेरी चीजों के लिए। तो यहाँ पर जो टेम्पल है मेन मार्केट में स्थित है का सेंस आ रहा है कि वो वहां पर स्थित है। टेम्पल स्थित है मतलब परमानेंट है, हिलडुल नहीं सकता। परमानेंट है तो हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, स्टैंड्स इन द मेन मार्केट। इज स्टैंडिंग यहाँ पर गलत हो जाएगा। इज स्टैंडिंग से यहाँ क्या सेंस आता है कि टेम्पल अपनी जगह बदलता रहता है, क्योंकि ये टेम्परेरी एक्शन में चला जाएगा, तो ये गलत होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सी 5 days अगो। जब भी हम पास्ट का सिंगल एक्शन डिनोट करना चाहें, तो हमें सिर्फ यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट का। अगो मतलब पहले का सेंस आ रहा है, पास्ट का सेंस आ रहा है, तो हमें यूज करना सेकंड फॉर्म, सी रिटर्न 5 days अगो। हैज रिटर्न यहाँ पर गलत होगा और हेड रिटर्न भी गलत होगा। नेक्स्ट, आई फिनिश द बुक आफ्टर आई फ्रॉम कॉलेज। हमने बात की थी पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट का भी पास्ट किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट के अंदर। आई फिनिश द बुक आफ्टर फ्रॉम कॉलेज, मैं पहले कॉलेज से आया, उसके बाद मैंने बुक खत्म की, तो पहले कौन सा काम हुआ? कॉलेज से आने वाला, तो ये किस में जाएगा? पास्ट के भी पास्ट में। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हेड रिटर्न। इस तरीके के सेंटेंसेस में आपको बिफोर और आफ्टर का यूज दिखेगा, उसको देखकर आपको पहचानना है कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैड डन माई वर्क बिफोर सी फ्रॉम ऑफिस। मैंने अपना काम कर लिया था उसके ऑफिस से आने से पहले, तो काम पहले ही खत्म हो गया। यहाँ पर आ गया पास्ट परफेक्ट। दूसरा काम कौन सा हुआ मेरा? उसका ऑफिस से आने का, तो उसको हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, सी केम फ्रॉम ऑफिस। तो यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंसेस दिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम से पूछा गया है, यहाँ पर सिंस का आपको यूज दिखेगा और यहाँ पर सिंस का मतलब निकलेगा जब से। तो सेंटेंस का मतलब होगा जब से उसने जॉब ज्वाइन की है उसने कोई भी छुट्टी नहीं ली है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कि सिंस के साथ हम यूज करेंगे किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। और जो अदर सेंटेंस होगा उसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, हैज नॉट टेकन एनी लीव। ये स्ट्रक्चर आपको कई बार मिलेगा, कई बार आपको पास्ट इंडेफिनिट की जगह ब्लैंक होगा, कई बार प्रेजेंट परफेक्ट की जगह ब्लैंक होगा। इट इज टाइम यू होम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इट इज टाइम के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का। इट इज टाइम यू वेंट होम, इसका मतलब निकलेगा इस समय तक तुम्हें घर चले जाना चाहिए था। चले जाना चाहिए था का यहाँ पर सेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज बीन रीडिंग अ नोवेल लास्ट मंडे। वो नोवेल पढ़ रही है कब से? लास्ट मंडे से।
मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो हम यूज करेंगे किसका, सिंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस टू हिम सिंस हिज बर्थ। ये हाउस जो है जन्म से ही उसका है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये टेंस तो जाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, लेकिन हमने ये भी बात की थी कि बिलोंग को आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते, कंटिन्यूस फॉर्म में ये यूज नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी सिंस फोर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी करेक्ट होता है। दिस हाउस द या फिर द हाउस हैज बिलोंग टू हिम सिंस हिज बर्थ, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी सिंस फोर आ सकता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी माई लंच। मैंने अपना लंच पहले ही कर लिया है। इसका मतलब ऑलरेडी एक ऐसा वर्ड है जो हमें शो कर रहा है कि काम अभी भी खत्म हुआ है या फिर हो चुका है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं आई हैव ऑलरेडी हैड माई लंच। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हैव की थर्ड फॉर्म होती है हेड। हेड यहाँ पर मेन वर्ब होगा और हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई योर फादर यस्टरडे। यस्टरडे मतलब पास्ट का काम हुआ, वो पास्ट का काम किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। आई मेट योर फादर यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस आस मेनी न्यू इन्वेंशंस इन 1970। साइंस ने हमें 1970 में खूब सारे नए आविष्कार दिए हैं। 1970 की बात हो गई मतलब पास्ट, और पास्ट का जो एक्शन होगा वो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। यहाँ पर हम यूज करेंगे गेव का। लेकिन अगर यहाँ पर होता इन 1970 नहीं होता, तो वहां पर सेंस किसका आता कि साइंस ने हमें नए आविष्कार दिए हैं। दिए तो पास्ट में है लेकिन प्रभाव तो अभी भी है, उस केस में हम यहाँ पर यूज कर सकते थे प्रेजेंट परफेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम आई रीच द स्टेडियम द मैच ब्लिंक। यहाँ पर हम बात करें तो कहना क्या चाहते हैं, जिस समय तक मैं स्टेडियम में पहुंचा मैच शुरू हो चुका था, तो मैच पहले ही शुरू हो चुका था, तो वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर, हेड स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ऑलवेज एन अम्ब्रेला। ऑलवेज रिपीटेड एक्शन को शो करता है, कोई काम बार बार होता है, हमेशा होता है। वैसे तो हम यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन अगर हम देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट दे के साथ एस तो हम वर्ब में लगा ही नहीं सकते, ये तो सिंगुलर के साथ आता है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये पास्ट हैबिट में चला जाएगा सेंटेंस, दे ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा एक अम्ब्रेला रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम टू द स्टेशन। एक सेंटेंस हमने देखा था जहां पर इट इज टाइम के बाद आता था सब्जेक्ट, उस केस में हमने यूज किया था वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर इट इज टाइम के बाद टू आ जाए तो हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, इट इज टाइम टू रीच द स्टेशन। इसका सेंस निकलेगा ये स्टेशन जाने का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्यूशन डे बाय डे। पोल्यूशन दिनों दिन बढ़ रहा है, डे बाय डे का मतलब होता है दिनों दिन कोई काम चल रहा है। इस केस में हम यूज कर सकते हैं किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है क्या एरर है। लास्ट मंथ द तालिबान कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर होगा, तो हम देखते हैं लास्ट मंथ आ रहा है सेंटेंस के अंदर, मतलब वर्ब जो होगा पास्ट का होगा, कैप्चर की जगह यूज करेंगे हम कैप्चर्ड। सेकेंड फॉर्म होगा तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टीवी सीरियल फॉर 3 ईयर्स। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं, यहाँ पर गलती से हम यूज कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का, जो गलत होगा क्योंकि ये काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, तो हम यूज करेंगे किसका, हैज बीन गोइंग ऑन। सी हर ब्रेकफास्ट येट। येट जो वर्ड होता है वो हमें डिनोट करता है कि प्रेजेंट परफेक्ट वहां पर आना चाहिए, तो सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट, ऑप्शन सी राइट आंसर, कि उसने अपना ब्रेकफास्ट अभी भी नहीं बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मिस्टर खन्ना सिंस ही मेट हिम। सिंस वाले सेंटेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सिंस के साथ होगा पास्ट इंडेफिनिट, तो जो अदर सेंटेंस होगा उसमें हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज ट्रस्टेड मिस्टर खन्ना सिंस ही मेट हिम, कि वह जब से मिस्टर खन्ना से मिला है वो उन पर ट्रस्ट करता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, द सन ड्यूरिंग द डे। सन जो दिन में चमकता है, ये हम कहना चाहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके साथ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम में बार बार आते हैं। इंग्लिश ग्रामर के क्रेश कोर्स की सीरीज में इसी तरीके से कम टाइम में सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो अगर आप इस सीरीज की कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसके अलावा वन शॉट वीडियो रहेगा, मतलब इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी मॉडल्स पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट क्लास साबित होने वाली है। तो सबसे पहले मॉडल्स के बारे में एक बेसिक बातचीत हम कर लेते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर हम बात करते हैं कोई काम हुआ, नहीं हुआ, हो गया या हुआ था। एक सर्टेनिटी का पता चलता है कि कोई काम या तो हो गया, होगा या होता है, कुछ ना कुछ सर्टेन होता है, कुछ निश्चित होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडल्स की तो वहां से पता चलता है स्पीकर के मूड का।
कि स्पीकर का मूड क्या है, मतलब कोई काम होने की निश्चितता वहां पर नहीं होती है। या तो क्या होगा, एडवाइस होगी, सजेशन होगा, पॉसिबिलिटी होगी, इन चीजों की बात होती है, मतलब काम का होना वहां पर निश्चित नहीं होता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मॉडल्स के लिए ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे फर्स्ट टॉपिक, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है मॉडल्स का, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो होता है मॉडल के बाद ऑलवेज हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यहाँ से रीट एग्जाम के अंदर या फिर आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मॉडल के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कई सारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जहां पर एक वर्ब भी होता है। वर्ब मतलब कोई भी काम या वर्क एक्शन, तो जहां भी जिस वर्ड के अंदर कोई काम का होना पाया जाता है उसको बोलते हैं वर्ब। तो हम इंग्लिश में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर मॉडल के बाद कोई ब्लैंक स्पेस हो और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच दिए हो, तो वहां पर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर हर एक पॉइंट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिससे टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यू मे हिज हेल्प। अब यहाँ पर मे का क्या मतलब होता है, किस तरीके से मे को हम यूज करते हैं, वो बातें हम बाद में करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि मे के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, या फिर किसी भी मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो मे के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। रिक्वायर क्या होता है, रिक्वायर का मतलब होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना। हम यहाँ पर बात करें, जब हम किसी वर्ड के एंड में ईडी लगाते हैं तो जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, तो रिक्वायर्ड यहाँ पर आंसर नहीं होगा। रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत। ये एक नाउन होता है, क्योंकि किसी भी वर्ड के एंड में अगर सफिक्स मेंट लगा हो तो वो जनरली क्या होता है, नाउन होता है। और रिक्वायरमेंट हमें वैसे भी पता है कि नाउन होता है। यहाँ पर एक्शन किस में हो रहा है, एक्शन हो रहा है रिक्वायर के अंदर, जरूरत होना, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, यू मे रिक्वायर हिज हेल्प। चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए और प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन, वी मस्ट दिस केक। यहाँ पर हमें मस्ट के बाद कोई ना कोई वी वन लगाना पड़ेगा। अब हाफ का मतलब तो आधा होता है, मतलब ये तो वर्ब नहीं है, इसके अंदर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हाफ एस लगाएंगे तो भी वर्ब नहीं बनेगा, तो हाफ की जो वर्ब फॉर्म होती है वो होती है हाफ, ऑप्शन सी राइट आंसर। वी मस्ट हाफ दिस केक। मीनिंग क्या होता है सेंटेंस का, मे क्या होता है, मस्ट क्या होता है, क्या क्या मॉडल्स होते हैं, वो बातें हम आगे करने वाले हैं। वापस मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, अ टीचर शुड हिज स्टूडेंट्स। टीचर के बाद में आ रहा है शुड, एक भी एक मॉडल होता है। शुड के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जो क्या होगा, एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन देना या हौसला देना। करेज का मतलब तो साहस होता है, ये तो नाउन होगा करेज, तो यहाँ पर ये तो वर्ब नहीं होगा। तो क्या क्या वर्ब होते हैं वो बातें भी हमें पता रखनी है, और ये बात हम करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। यहाँ पर ये बेसिक बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, कि मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज। जैसे एक और क्वेश्चन, यू नीड नॉट देयर अलोन। नीड नॉट क्या होता है आगे बात करेंगे, लेकिन नीड नॉट को हम एज ए मॉडल कंसिडर करते हैं। कंप्लीट को, मतलब नीड के बाद में नोट अगर होता है तो उसको एज ए मॉडल ट्रीट करेंगे, और उसके बाद में हमें यूज करना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यू नीड नॉट गो देयर अलोन। यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मॉडल्स के बाद डायरेक्टली यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पर इन्फिनेटिव की अगर हम बात करें, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्ब मॉडल्स के बाद में ऑलवेज बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। चलिए अब मॉडल्स को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे पॉसिबिलिटी दिखाने वाले मॉडल्स, जो क्या क्या हो सकते हैं, मे, माइट, मस्ट, कैन और कुड। पॉसिबिलिटी क्या होती है, संभावना, किसी काम को होने की कितनी संभावना है, उसकी बात हम करते हैं किससे, मॉडल्स मे, माइट, मस्ट, कैन और कुड से। क्या मीनिंग होता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना मे जो होता है वो पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है। हम बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी या नॉर्मल पॉसिबिलिटी, जो जनरल संभावना या जनरल पॉसिबिलिटी होती है उसको बोल मे से हम डिनोट करते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है तो हम क्या बोलेंगे, इट मे रेन टुडे।
जनरल पॉसिबिलिटी, यहाँ पर हमने यूज किया मे का, तो जनरल पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज हो सकता है। माइट और कुड दोनों की साथ में ही बात करेंगे हम। माइट और कुड दोनों डिनोट करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी होती है बहुत कम संभावना, जहां पर लेस पॉसिबिलिटी हो, कम संभावना हो, जैसे बारिश होने की अगर कम संभावना है तो वहां पर हम माइट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी हिंदी वाले सेंटेंसेस में सकता है सकते का ही सेंस आता है। यहाँ पर देखेंगे हम माइट और कुड किसको डिनोट करते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी। क्वेश्चंस कैसा आता है उसको भी हम आगे देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, लेकिन ध्यान रखना मे पॉसिबिलिटी को डिनोट करेगा, माइट और कुड रिमोट पॉसिबिलिटी को डिनोट करेंगे, और मस्ट जो होता है हमारा वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब अगर किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे। अगर हम बात करें कैन की, तो कैन और मे को हम सिमिलर ही कंसीडर कर सकते हैं, मतलब ये भी नॉर्मल पॉसिबिलिटी को ही डिनोट करता है। ओके, तो कैन और मे दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन में हो हम दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं सेंटेंस के अंदर। और कुड और माइट रिमोट पॉसिबिलिटी को डिनोट करते हैं। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी वाले मॉडल से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, ही पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। अब यहाँ पर सेंटेंस को समझते हैं थोड़ा सा। सेंटेंस के अंदर आपको हिंट मिलेगा कि पॉसिबिलिटी कम है कि ज्यादा है। जैसे वो एग्जाम को पास कर सकता है बट उसकी इंटेलिजेंस को देखते हुए मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी कम ही लग रही है। कम पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी बी डेंजरस। अब इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ओके, अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है अगर कोई वायर पकड़ रहा है लेकिन वायर के ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ है तो पॉसिबिलिटी कम होगी डेंजरस होने की। और अगर खुला तार है, खुला वायर है तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम बोल नहीं सकते, तो जनरल पॉसिबिलिटी का यूज कर सकते हैं। और जनरल पॉसिबिलिटी के लिए कैन और मे दोनों का यूज कर सकते हैं। मे ऑप्शन में नहीं है तो हम कैन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। ओके, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ही बी हंग्री आफ्टर अ लॉन्ग वॉक। लॉन्ग वॉक के बाद में वो क्या हो सकता है, भूखा हो सकता है। अब यहाँ पर हम अगर पॉसिबिलिटी देखिए, लंबी वॉक के बाद जनरली संभावना क्या होती है, भूखा होने की ज्यादा ही होती है। यहाँ पर हम यूज करेंगे मस्ट, ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर अ लॉन्ग वॉक। अब हम देखते हैं रिक्वेस्ट के सेंस में मॉडल्स का किस तरीके से यूज करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए काम आने वाले मॉडल्स कैन, कुड, मे और वुड हो सकते हैं। रिक्वेस्ट के साथ में परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, इन सभी के लिए भी इनका ही हम यूज करते हैं। तो परमिशन और रिक्वेस्ट को हम सिमिलर कंसीडर करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं कैन। कैन हमारा फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। फ्रेंडली रिक्वेस्ट या फिर परमिशन हम देते हैं किसी फ्रेंड को, तो उस तरीके से मतलब बहुत ज्यादा इनफॉर्मल तरीके से जब हम रिक्वेस्ट या परमिशन की बात करें तो कैन का यूज किया जा सकता है। अगर हम बात करें मे की, तो मे के अंदर होता है रेस्पेक्ट। जहां पर रिक्वेस्ट या परमिशन की बात करते हैं रेस्पेक्ट के साथ, वहां पर हम मे का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुड और वुड। वुड वुड जो होता है हमारा जनरली वो विलिंगनेस को शो करता है, इच्छा। मतलब रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं सामने वाले से कि आपकी इच्छा है या नहीं ऐसा करने की। जैसे वुड यू माइंड इफ, इस तरीके का सेंटेंस हम यूज करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, तो इसका मतलब होगा कि आपकी इच्छा है क्या देने की। मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वहां पर सामने वाले की इच्छा को हम ऊपर रख रहे हैं। लेकिन अगर हम कुड की बात करें तो कुड में फॉर्मल रिक्वेस्ट का सेंस आता है। फॉर्मल मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही पोलाइट होके जब हम बात करना चाहते हैं तो हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कुड आई यूज योर पेन, कुड आई टेक योर सीट, इस तरीके के सेंटेंसेस जहां पर हमें पोलाइट होना पड़ता है जनरली स्ट्रेंजर्स के सामने। तो ध्यान रखेंगे इन सभी का यूज हम रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इनसे रिलेटेड है। जैसे आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, हम किसी की नोटबुक मांग रहे हैं वो भी 2 दिन के लिए। मतलब थोड़ा सा तो पोलाइट होना पड़ेगा, पोलाइट होने के लिए हम कुड का यूज करेंगे। रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सर मैडम इस तरीके के वर्ड का यूज नहीं है। और केन का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि पोलाइट तो होना पड़ेगा अगर हम किसी से कुछ मांग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गो आउट सर। यहाँ पर परमिशन की बात कर रहे हैं रेस्पेक्ट के साथ, तो हम यूज करेंगे किसका, मे आई गो आउट सर। अब हम देखते हैं पास्ट हैबिट को दिखाने वाले मॉडल्स। पास्ट हैबिट क्या होती है कि पहले मैं ये काम किया करता था, इस तरीके के सेंटेंसेस।
तो पास्ट हैबिट के लिए हम वुड का भी यूज कर सकते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, यूज टू के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म डायरेक्टली भी यूज हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, तीनों का ही हम यूज करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे आई वुड स्मोक इन माई कॉलेज डेज। इसका मतलब मैं पहले कॉलेज के दिनों में स्मोक किया करता था। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर डायरेक्टली हम सेकंड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, आई स्मोक्ड। डायरेक्टली सेकंड फॉर्म भी पास्ट हैबिट को ही डिनोट करेगा। इसके अलावा यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। अब यूज टू को हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट होता है पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए। तो पास्ट हैबिट के लिए जब हम यूज टू का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट आता है यूज टू, और वहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, क्योंकि यूज टू एक मॉडल है। जैसे आई यूज टू, हम यहाँ पर सेंटेंस बोलेंगे आई यूज टू प्ले क्रिकेट। सिंपल सा सेंटेंस कि मैं पहले क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पर पास्ट हैबिट का सेंस आ रहा है। लेकिन अगर हम यूज टू को यूज करें सब्जेक्ट के बाद, लेकिन सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में लगा हो कोई बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म क्या होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, इस तरीके के वर्ड हो, तो वहां पर हम यूज टू का यूज करेंगे, लेकिन उसके बाद में यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। और यहाँ पर जो यूज टू होगा वो एज एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर यूज होगा, और यहाँ पर आदि होने का सेंस आएगा। आदि होना मतलब किसी चीज की लत होना, आदत होना। जैसे आई एम यूज टू स्मोकिंग, सेंटेंस आई एम यूज टू स्मोकिंग। यहाँ पर सेंस आ रहा कि मैं स्मोकिंग का आदी हूँ। आई एम यूज टू, जो जनरली मैं नहीं हूँ। ओके, तो सेंटेंस को सेंटेंस की तरह ही हम ट्रीट करते हैं। तो यूज टू के पहले अगर कोई बी की फॉर्म लगी हो तो हमें यूज करना उसके बाद आईएनजी फॉर्म का, और यूज टू से पहले डायरेक्ट सब्जेक्ट हो तो यूज करना हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलिए बात करते हैं। जैसे ही स्टडी टिल 11 PM, यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि वो पहले 11 बजे तक पढ़ता था। पास्ट हैबिट है तो यूज टू का यूज करेंगे। ध्यान ये रखना कि अगर प्रेजेंट की कोई हैबिट आ रही है तो उसके लिए हम डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस का यूज कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। वहां पर हमें यूज टू, यूजेस टू, इस तरीके के वर्ड्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी स्पिन इन द आफ्टरनून। गांधी जी आफ्टरनून में क्या करते थे, चरखा चलाते थे। तो यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम यूज टू लेट एट नाइट। अब यहाँ पर यूज टू से पहले आ रहा है बी की फॉर्म एम। इसका मतलब ये यूज टू मॉडल ना होके क्या है, एडजेक्टिव है। मतलब इसके बाद में हमें यूज करना है आईएनजी फॉर्म का। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, कि मैं आदी हूँ किसका, लेट नाइट को सोने का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब हम देखते हैं सजेशन को डिनोट करने वाले मॉडल्स। शुड, ओटू और मस्ट, तीनों का हम यूज कर सकते हैं। शुड जो होता है हमारा जनरल एडवाइस या फिर सजेशन को डिनोट करता है। ओटू में थोड़ा सा मोरल ओब्लिगेशन आ जाता है। मोरल ओब्लिगेशन मतलब कोई नैतिक कर्तव्य थोड़ा सा छुपा होता है, वहां पर थोड़ा सा फोर्स करके बोला जाता है कि आपको ये काम करना चाहिए, या सभी से चाहिए का ही सेंस आता है। मस्ट में होता है थोड़ा सा कंपल्सन, मजबूरी है, ड्यूटी है आपकी ये करना, थोड़ा सा जरूरत वहां पर महसूस होती है। चलिए सेंटेंसेस में यूज करके देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। यू कीप योर प्रोमिस, कि आपको अपना वादा निभाना चाहिए। यहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं, करने को तो हम ओटू का भी यूज कर सकते हैं, वहां पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस जाएगा, लेकिन ओटू के बाद में मतलब ओट के बाद में यहाँ पर टू का आना जरूरी है। तो शुड ऑप्शन बी कर सकते हैं हम यूज। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं एक और पॉइंट मॉडल से रिलेटेड जो होता है एबिलिटी को लेकर। एबिलिटी मतलब क्षमता, योग्यता, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। कैन, जैसे मैं कोई काम कर सकता हूँ, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। ओके, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो कैन जो होता है वो प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करता है, और कुड पास्ट की एबिलिटी को शो करता है। मतलब कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो सकता है एबिलिटी के सेंस में, पास्ट एबिलिटी। जैसे मैं इस बॉक्स को उठा सकता था, उसके लिए आएगा आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ पर याद रखेंगे हम, कैन और कुड दोनों एबिलिटी के लिए आते हैं। कैन प्रेजेंट एबिलिटी, कुड पास्ट एबिलिटी। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आई नोट कम यस्टरडे, कि मैं कल नहीं आ सका। यस्टरडे से पता लग रहा है कि पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, कुड का यूज कर सकते हैं। आई कुड नॉट कम यस्टरडे। बाकी मॉडल्स यहाँ पर सेंस फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर एबिलिटी का ही सेंस आ रहा है। तो ऑप्शन
बी होगा राइट आंसर। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस वाले कुछ मॉडल्स। आपने देखा होगा विल और शेल को फ्यूचर टेंस में भी हम यूज करते हैं। जनरली क्या होता है, आई और वी के साथ में विल आता है और अदर के साथ में शेल का हम यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमें बात करनी हो डिटर्मिनेशन की, या फिर हम बात करें थ्रेट की, धमकी। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, थ्रेट मतलब धमकी, प्रोमिस मतलब वादा, या फिर कंपल्सन मजबूरी। उस केस में क्या होगा, हम आई और वी के साथ में, सॉरी आई और वी के साथ में जनरली शेल आता है और अदर के साथ में विल आता है। लेकिन जब इन सब की बात होती है तो इनको हम रिवर्स कर देते हैं। मतलब आई और वी के साथ में हम किसका यूज कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। कब, जब स्ट्रोंग बात हो, मतलब डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रोमिस और कंपल्सन की बात हो, और अदर के साथ में विल लगा सकते हैं। वापस सुनेंगे एक बार इस चीज को। जनरली आई और वी के साथ शेल आता है, अदर के साथ में विल आता है। लेकिन अगर हमें कोई बात को जोर देकर बोलना हो तो आई और वी के साथ में विल का यूज हम कर सकते हैं और अदर के साथ में शेल का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ऑलवेज आई और वी के साथ शेल का ही हमें यूज करना है, वहां पर हमें विल का यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे कंसेंट का पता लगता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नीड और डेयर को भी देख लेते हैं। नीड और डेयर को भी हम एज ए मॉडल्स ट्रीट करते हैं। सबसे पहले नीड का मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत होना, आवश्यकता होना या जरूरत होना। और डेयर का मतलब होता है, डेयर के दो मीनिंग निकल सकते हैं। फर्स्ट, चुनौती देना, या फिर हिम्मत होना। जब बात करें नीड और डेयर की, इनको जब अकेले यूज करते हैं, मतलब विदाउट नोट, नोट के बिना यूज करते हैं, तो ये मेन वर्ब की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो इनको हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे ही नीड्स मी, उसे मेरी जरूरत है। नीड के साथ में हमने एस लगाया ही के साथ। इसी तरीके से जैसे ही डेयर्स मी, कि वह मुझे चुनौती देता है। टू, हम बोल सकते हैं टू लिफ्ट 100 kg, कि वह मुझे किसकी चुनौती देता है 100 किलो उठाने की चुनौती देता है। तो यहाँ पर डेयर और नीड एज ए मेन वर्ब आ रहे हैं, तो इनको हम मेन वर्ब की जैसे ही ट्रीट करेंगे। लेकिन नीड और डेयर के बाद में अगर आ जाए नोट, नीड और डेयर के बाद में अगर नोट लगा हो, तो ये बन जाता है हमारा मॉडल। मतलब इनके बाद में हमें ऑलवेज V1 का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, नीड और डेयर के बाद में नोट अगर आएगा तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और इनको एज ए मॉडल कंसीडर करना है। अगर ये एज ए मॉडल कंसीडर होंगे तो कोई भी सब्जेक्ट और नीड और डेयर की फॉर्म चेंज नहीं होगी। इस पॉइंट को हम क्वेश्चंस के साथ और डिटेल में समझेंगे। चलिए एक बार दो चार क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे पॉइंट क्लियर हो जाए। ही मी, अब यहाँ पर हम देखते हैं नीड नोट अगर होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता आगे। यहाँ पर मी है, मतलब नीड यहाँ पर एज ए मेन वर्ब यूज होगा। ही के साथ में नीड्स लगा सकते हैं, ही नीड्स मी। ऑप्शन बी राइट आंसर। कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपके सिलेबस में कंडीशनल सेंटेंस दिया हो या ना दिया हो, इसको आप जरूर से करके जाएं, क्योंकि जहां भी सिलेबस में टेंस का टॉपिक दिया होता है इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन आ सकता है। और जहां भी टेंस का टॉपिक होता है वहां पर देखा गया कि 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस से ही बनते हैं, इसलिए कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज इस एक ही वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंस को खत्म करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसके अलावा लास्ट में कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में कोई कंडीशन होती है, जो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो दूसरा काम होता है। जैसे अगर तुम आओगे तो हम क्रिकेट खेलेंगे। इस तरीके के सेंटेंसेस आपने खूब देखे होंगे जहां पर कोई कंडीशन साथ में उसके ऊपर डिपेंडेंट कोई दूसरा काम होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस में टू क्लोजेज होते हैं। टू क्लोजेज या फिर हम बोल सकते हैं दो सेंटेंसेस होते हैं। चलिए समझते हैं किस तरीके से। जैसे इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। कंडीशन क्या हुई, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। जो इफ के साथ वाला सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं इफ क्लोज, और जो दूसरा वाला सेंटेंस या क्लोज होता है उसको हम बोलते हैं मेन क्लोज। मेन क्लोज को हम प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं। अब हम समझेंगे कितनी टाइप की कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और इनको हम किस स्ट्रक्चर के साथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किन कंजक्शन का हम कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे इफ का यूज हुआ, उसी तरीके से इवन इफ, अनटिल, अनलेस, व्हाइल, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर और प्रोवाइडेड का यूज भी किया जा सकता है।
ये सभी कंडीशन को शो करते हैं। जहां पर हम बात करें अनलेस और अनटिल की, तो ये जब तक नहीं का सेंस देते हैं। जब तक नहीं का अगर सेंस देंगे, यहाँ पर नोट का सेंस छुपा होता है, तो इनके साथ हम नोट का यूज नहीं करते, वो हम समझेंगे आगे। अनटिल जो होता है टाइम के लिए यूज होता है, अनलेस किसी कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट टाइप की बात करें तो इफ क्लोज प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है, दूसरे टाइप में इफ क्लोज पास्ट टेंस में होता है, और तीसरे टाइप में इफ क्लोज जो होता है पास्ट परफेक्ट में होता है। तो चलिए तीनों टाइप्स को हम डिटेल में समझते हैं और किस तरीके के सेंटेंसेस बन सकते हैं उनकी भी हम बात करते हैं। फर्स्ट टाइप इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इफ के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जनरली यूज करते हैं। उसके बाद मेन क्लोज में आता है फ्यूचर इंडेफिनेट, मतलब विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सेंटेंसेस हम देखते हैं, इफ ही कम्स टू जयपुर ही विल मीट यू। अगर वह जयपुर आएगा तो तुमसे मिलेगा। यहाँ पर हम बात करें आएगा और मिलेगा का सेंस आता है, तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इफ क्लोज के साथ विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज कर देते हैं, जो गलत होगा। यहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करना है। सेकंड सेंटेंस हम समझते हैं, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। तुम सफल हो जाओगे बशर्ते कि तुम हार्ड वर्क करो। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इफ क्लोज सेंटेंस में स्टार्टिंग में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। यहाँ पर प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, तो भी कंडीशन को ही शो करेगा। अगर तुम हार्डवर्क करोगे या बशर्ते तुम हार्डवर्क करोगे तुम सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर मेन क्लोज होगा यू विल सक्सीड, और इफ क्लोज होगा प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। सक्सीड यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अब स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि अनलेस और अनटिल के साथ नोट नहीं आता क्योंकि इसके अंदर नोट का सेंस छुपा होता है। अनलेस प्लस अफर्मेटिव इफ प्लस नेगेटिव का ही सेंस देते हैं, मतलब अनलेस के साथ हमें नेगेटिव का यूज नहीं करना। चलिए समझते हैं किस तरीके से। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, इसका मतलब होगा जब तक तुम हार्डवर्क नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो जब तक नहीं का यहाँ पर सेंस आ रहा है। अगर हम अनलेस को हटाना चाहें तो इफ प्लस नेगेटिव का यूज भी कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, दोनों का मीनिंग इक्वल होगा। अब हम कुछ अदर एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर हमने फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। जैसे व्हेन ए पर्सन वर्क्स हार्ड ही गेट्स सक्सेस, जब एक पर्सन हार्डवर्क करता है वह सफलता प्राप्त करता है। जब कोई बात हमेशा सच होती है, ऑलवेज ट्रू होती है, या फिर हम जनरल सेंस में कोई बात करना चाहते हैं, तो इफ क्लोज और मेन क्लोज दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जा सकता है सेंस के अकॉर्डिंग। ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इफ इट रेन्स स्टूडेंट्स डू नॉट कम टू स्कूल। अगर बरसात होती है तो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आते। तो जनरल सेंस की बात है, तो दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने यूज किया है, ये भी करेक्ट होगा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ इट रेन्स द स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर क्लास। अगर बरसात होती है तो स्टूडेंट्स क्लास के लिए नहीं आएंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, इफ क्लोज होगा इफ इट रेन्स, मेन क्लोज में हमने यूज किया मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मे एक मॉडल होता है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन क्लोज में फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में हमने बात की थी कि विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग हम किसी भी मॉडल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि विल सेल भी तो मॉडल ही होते हैं। तो मे भी एक मॉडल होगा, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी का, संभावना का सेंस आ रहा है, तो मे का यूज किया जा सकता है। मे के अलावा अदर मॉडल्स भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी हम ध्यान रखेंगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। सजेशन का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज किया। फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे, इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड लेट अदर्स रीड इट। कभी कभी क्या होता है, इफ क्लोज में हम प्रेजेंट के किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको किसी दूसरे को इसे देना चाहिए, या फिर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ सजेशन का सेंस आ रहा है और कंटिन्यूस का सेंस आ रहा है, इसलिए इफ क्लोज में प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है। और सिक्स सेंटेंस में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज भी कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन ये बात कंफर्म है कि इफ के साथ हमें प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है जब हम प्रेजेंट फॉर्म में किसी मॉडल का यूज करते हैं मेन क्लोज के अंदर। जैसे इफ यू हैव फिनिश्ड द वर्क यू मे लीव, अगर आपने अपना काम खत्म कर लिया है आप जा सकते हैं। यहाँ पर मे जो है परमिशन को शो कर रहा है। अब हम समझते हैं सेकंड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस, जहां पर होता है इफ क्लोज पास्ट टेंस के अंदर, और जनरली पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में ही इसको हम यूज करते हैं, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूस भी कभी कभी आ सकता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये ध्यान रखना, मेन क्लोज में हम किसका यूज करेंगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म।
चलिए सेंटेंस समझते हैं। इफ वी प्लेड द मैच वी वुड विन द मैच। इसका सेंस निकलेगा अगर हमने मैच खेला होता तो हम मैच जीत जाते। सेकेंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में जो भी बात कही जाती है वो सारी इमेजिनरी होती है, ना तो कोई काम हुआ ना हमने कुछ किया, मतलब वहां पर एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता है। जैसे सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसे तुम्हें दे देता, ना तो पैसा था ना मैंने दिया। तो इमेजिनरी कंडीशन की बात करते हैं हम सेकेंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में। ये जो सेंटेंस है इफ आई हैड मनी, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म हेड का यूज रखने के सेंस में हमने यहाँ पर किया है। अब हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझते हैं। जैसे होने के सेंस में जब भी हमें बी की फॉर्म का यूज करना पड़े तो सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में हम ऑलवेज सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का ही यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होता तो मैं हवा में उड़ता। इस तरीके के सेंटेंस आप कई बार देखेंगे। जैसे मैं प्रिंसिपल होता, इस तरीके से। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान रखना है, अगर कोई सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस नहीं भी है तो भी अगर इमेजिनेशन की बात है, इमेजिनरी कंडीशन है, तो वहां पर हमें सभी सब्जेक्ट के साथ होने के सेंस में वर का ही यूज करना है। जैसे ही स्कोल्डेड हर एज इफ ही वर हर फादर। उसने उसे ऐसे डांटा जैसे कि वो उसके पिता हो। तो यहाँ पर भी इमेजिनरी बात है तो वहां पर होने के सेंस में वर का यूज हुआ ही के साथ। अब हम समझते हैं थर्ड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस जहां पर होता है इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है चलिए समझते हैं। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट और मेन क्लोज में हमें यूज करना होता है सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखेंगे थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान रखना है, सेंस के अकॉर्डिंग कुड हैव और शुड हैव का यूज भी किया जा सकता है। इनको हम मॉडल्स वाले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब समझते हैं सेंटेंस। जैसे इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप माय कार। इसका सेंस क्या निकलता है चलिए समझते हैं। अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं मेरी कार रोक लेता। इसका मतलब ये हुआ कि हम कार रोकना तो चाहते थे लेकिन किसी वजह से नहीं रोक पाए, मतलब जो काम हम करना चाहते थे उसका उल्टा काम हो गया। ये सेंस आता है थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आई वुड हैव बिलीव्ड यू इफ यू हैड नॉट लाइड टू मी बिफोर। मैंने तुम पर विश्वास कर लिया होता अगर तुमने मुझे पहले झूठ नहीं बोला होता। तो ये बात हम समझेंगे। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन क्लोज के अंदर, इफ क्लोज में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप माय कार। ये जो सेंटेंस हमने थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में समझा, अगर हम चाहें तो इफ आई हैड को रिप्लेस कर सकते हैं सिंपली हेड आई से। हेड आई वही सेंस देगा जो इफ आई हैड देता है। तो कई जगह आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो होगा कंडीशनल सेंटेंस ही होगा, यहाँ पर इफ का सेंस छुपा होगा। हेड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप माय कार। अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं मेरी कार रोक लेता। और इसी तरीके से हम सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में जो वर वाले सेंटेंस थे वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इफ आई वर यू, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वर आई यू। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। इफ ही टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माय कार। यहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं? सबसे पहले हमें देखना है इफ क्लोज है और मेन क्लोज है। मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, मतलब इफ क्लोज में आएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कहाँ दिख रहा है? ही हैड कम टू मी, ऑप्शन बी राइट आंसर। सेकंड सेंटेंस समझते हैं। हेड ही इनवाइटेड मी आई द फंक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे हेड ही का यूज हुआ है, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन नहीं है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस होगा। हेड ही यहाँ पर इफ ही हेड को शो कर रहा है, मतलब कौन सा टाइप का कंडीशनल सेंटेंस? थर्ड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस। इफ क्लोज में हमें दिखा पास्ट परफेक्ट, तो मेन क्लोज में यूज करेंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का, वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ ही हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब इफ क्लोज में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहाँ दिख रहा है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट? वर्क्स हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनलेस आई टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। अनलेस जब तक नहीं का सेंस दे रहा, जब तक मैं उसका टिकट नहीं देख लेता मैं उसको यहाँ नहीं बैठने दूंगा। मेन क्लोज में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो इफ क्लोज में क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अनलेस के साथ नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो हम यूज करेंगे आई के साथ किसका? सी। अनलेस आई सी टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ आई यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। मेन क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर होने के सेंस में बी की फॉर्म का यूज होगा। और हमने समझा था इमेजिनरी कंडीशन में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? वर। इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। अगर मैं तुम होता या मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे एक मोमेंट के लिए भी टॉलरेट नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस। इफ यू सा ए टाइगर व्हाट योर रिएक्शन बी।
इफ क्लोज में आया पास्ट इंडेफिनिट, मेन क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी है यहाँ पर बी, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम वुड। अगर आप एक टाइगर देखते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता। नेक्स्ट सेंटेंस, अनलेस ही द वर्क टू माई सेटिस्फेक्शन आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट। मेन क्लोज में सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट का ही मॉडल है, तो हम अनलेस के साथ यूज करेंगे इसका प्रेजेंट टेंस का। जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडेफिनिट आपको नहीं दिख रहा, तो हम प्रेजेंट के किसी भी टेंस का यूज सेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। अनलेस ही हैज डन द वर्क टू माई सेटिस्फेक्शन आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट। जब तक वो मेरे सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर देता, मैं उसे पे नहीं करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। यहाँ पर हम देखेंगे मेन क्लोज में मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो हम इफ क्लोज में किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ दिख रही है, इफ यू लूज योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। ये जो लूज होता है एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है ढीला। ये लूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है खोना या हारना। लॉस का मतलब होता है हानि या घाटा, लेकिन नाउन होता है। लॉस्ट जो होता है लूज की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी। सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा, अगर आप अपना पासपोर्ट खो देते हैं तो आपको एम्बेसी में कॉल करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए क्वेश्चन इज करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं विल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, मतलब इंटरोगेटिव में जाएगा। विल के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ पर नहीं दिख रहा, बी यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि विल के बाद आता है सब्जेक्ट, तो सेंटेंस ए तो गलत हो गया। अब हम देखते हैं विल दे बी सी और डी तीनों सेम है। अब हम देखते हैं मतलब मेन क्लोज हमारा है किसके अंदर, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, तो इफ क्लोज किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें कहाँ दिख रहा है, इफ दे रिफ्यूज टू लिव। सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा, अगर वो जाने से मना करते हैं तो क्या वे अरेस्ट किए जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो यहाँ पैसिव वॉइस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होता है, उसकी भी बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम अदर सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सैंपल के लिए कुछ क्वेश्चंस तो देखेंगे कि किस तरीके से हम एमसीक्यूज को डील करते हैं पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स पैसिव वॉइस के, स्पेशली जो आपका रीट एग्जाम होगा मेंस थर्ड ग्रेड टीचर का, उसके लेवल के क्वेश्चंस हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट तो हम लगभग सारे ही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वॉइस। वॉइस हम बोल सकते हैं कोई भी बात बोलने के दो तरीके हो सकते हैं, फर्स्ट एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव के अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक काम करता है, मतलब सब्जेक्ट डोमिनेट करता है, सब्जेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। पैसिव वॉइस में एक्शन जो सब्जेक्ट पर होता है वहां पर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसकी स्टार्टिंग हम ऑब्जेक्ट से करते हैं और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा उसमें हम ये बताते हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। यहाँ पर जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जनरल स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें ऑलवेज यूज होता है और बाय प्लस सब्जेक्ट हम लिखते हैं। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। हम हर एक टेंस के अकॉर्डिंग वन बाय वन इसको डिस्कस भी करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, आई राइट अ लेटर, इसका मतलब होता है मैं लेटर लिखता हूँ। इसी बात को हम पैसिव में ऐसे बोल सकते हैं, ए लेटर इज रिटन बाय मी, लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लेटर को इम्पोर्टेंट बना रहे हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट आई इम्पोर्टेंट था। तो किस तरीके से हमने इसको चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, उसकी बात हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म जो होती है प्रोनाउन की, वो डिफरेंट होती है। मतलब जैसे हम बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं लास्ट में, अगर कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। मतलब आई का मी हो जाएगा, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। इसके अलावा एक और चीज हम ध्यान रख सकते हैं, वो ये होता है कि किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसके अंदर ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी होता है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वोट का आंसर होता है। किसी सेंटेंस में अगर वोट का आंसर है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम का आंसर होता है। वोट का मतलब क्या और होम मतलब किसको। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं क्या लिखता हूँ, लेटर, तो यहाँ पर लेटर जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ
आई गिव, जैसे आई गिव हिम अ पेन, मैं उसे एक पेन देता हूँ, तो यहाँ पर मैं किसको देता हूँ, उसको देता हूँ, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और क्या देता हूँ, पेन देता हूँ, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की पहचान भी हमें आनी चाहिए। अब हम देखते हैं सभी टेंसेस के पैसिव वॉइस में क्या क्या हम चेंजेस करते हैं और कैसा स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट देखेंगे इंडेफिनिट, जहाँ पर हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात करने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो जनरल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस लगता है, नेगेटिव में डू डज लगता है। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो आप टेंस वाला वीडियो पहले देखें। उसके अंदर हम क्या चेंजेस करते हैं पैसिव वॉइस में, जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, हम वहाँ पर इज आरएम और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं जब पैसिव वॉइस चेंज होता है। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी, और सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट, आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है मी। तो डायरेक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस इज आरएम और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। यहाँ पर इज आरएम का सिलेक्शन हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अब हम देखते हैं पास्ट। पास्ट के अंदर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम वोज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शेल के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। एक एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, लेटर वाला एग्जाम्पल सब जगह इंक्लूड किया हुआ है। इसी तरीके से कंटिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस इज आरएम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, और पास्ट कंटिन्यूस का वोज वर्ब बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। और फ्यूचर जो कंटिन्यूस होता है उसके अंदर बी जो मेन वर्ब के अंदर होता है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ध्यान ये रखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। बनाएंगे तो भी उसका सेंस नहीं निकलेगा कोई, इसलिए हम नहीं बनाते और इसका नहीं बनेगा। परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, इसका पैसिव वॉइस हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है। पास्ट परफेक्ट का हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है विल शेल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। डायरेक्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ये डायरेक्ट हमें ध्यान रखना है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता और सेंटेंस अजीबोगरीब हो जाता है, इसलिए हम नहीं बनाते और ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट माना जाता है। अब हम देखते हैं कब कब किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। पहली कंडीशन तो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बी की फॉर्म को एज ए मेन वर्ब यूज किया जाए तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बी की फॉर्म क्या क्या होती है, इज आर एम, इसके अलावा वॉज वर, एक बी खुद होता है, इसके अलावा बीन और बीइंग। अगर ये एज ए मेन वर्ब यूज होते हैं सेंटेंस में तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर मेन वर्ब की फॉर्म बी प्लस राइटिंग लिखा हुआ है, जैसा कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में देखा था। तो बी जब मेन वर्ब के साथ आता है तो वो वर्ब का ही पार्ट होता है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसी तरीके से हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पर भी बीन मेन वर्ब में आ रहा है, बी की फॉर्म में, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे आई एम हैप्पी, यहाँ पर भी बी की फॉर्म मेन वर्ब है तो पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होगा। ही शुड बी पोलाइट, यहाँ भी बी की फॉर्म मेन वर्ब है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं मॉडल्स का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। जैसे कोई भी जो मॉडल का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे आई कैन राइट अ लेटर, किसी भी मॉडल का पैसिव वॉइस बनाने के लिए मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी। अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे डज ही राइट अ लेटर, तो ध्यान ये रखना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सेम ही रूल फॉलो होते हैं। टेंसेस का चेंज बिल्कुल सेम होता है, वर्ब में जो चेंज होता है सब सेम होता है। ध्यान ये रखना अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब से वो सेंटेंस स्टार्ट है, मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव वॉइस स्टार्ट होता है। जैसे डज ही राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम इज प्लस थर्ड फॉर्म से, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पर लेटर जो ऑब्जेक्ट होगा उससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, और लेटर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज वर्ब जो होता है हमारा इज होता है। तो यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। तो ध्यान ये देना है इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रखना है,
बाकी चेंजेस सेम टू सेम रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास। अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन, तो हम पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग भी WH वर्ड से ही करेंगे। जैसे वाई हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, यहाँ पर हमने वाई से स्टार्टिंग करी, द ग्लास के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हेज आया, उसके बाद द ग्लास, वर्ब में क्या चेंज होगा अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म जो हम यहाँ पर लगा चुके हैं, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, जिसके अंदर सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही अगर WH वर्ड हो तो हम क्या करेंगे। जैसे हु रोट दिस पोएम, यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, हु, इसी ने पोएम लिखी है, तो हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस हम बाय हुम से बनाते हैं। जैसे बाय हुम वॉज दिस पोएम रिटन, बाकी रूल्स सारे सेम रहेंगे। इसके अलावा इसका एक और मेथड सही होता है, स्टार्टिंग में हु और लास्ट में बाय का यूज भी हम कर सकते हैं। हु वॉज दिस पोएम रिटन बाय, करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं whom से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। whom have you invited, अगर सेंटेंस whom से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव वॉइस हम who से बनाते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट का आंसर होगा whom, तो who has been invited by you। बाकी टेंसेस के चेंजेस सेम रहेंगे। अब हम कुछ और ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जहां पर WH वर्ड्स का यूज है। जैसे व्हाट डज शी ईट, यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट जो होगा ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, व्हाट से ही पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज ईटन बाय हर, व्हाट इज इटन बाय हर, ऑब्जेक्ट भी यही है, WH वर्ड भी यही है, बाकी रूल्स तो सेम रहेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस इज RM और थर्ड फॉर्म से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड। यहाँ पर अगर हम देखें WH वर्ड हाउ मेनी है, तो हाउ मेनी से हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन। हाउ मेनी बुक्स आर रेड बाय यू, सेम रहेगा, मतलब हु और होम के अलावा लगभग सब में सेम होता है। कभी कभी वोट भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, तो हम यहाँ पर हु वाला मेथड ही फॉलो करेंगे। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पर ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो। ये तीन तरीके से हम इनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। फर्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, दूसरे वो होंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और तीसरे जिसके अंदर कुछ मोरल सजेशन की बात होगी। फर्स्ट वाला देखते हैं विद ऑब्जेक्ट, जैसे शट द डोर। इस तरीके की सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसका पैसिव वॉइस हम इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, जैसे लेट ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म, जैसे हमने बनाया फर्स्ट सेंटेंस लेट द डोर बी शट। इसके अलावा एक और मेथड हम फॉलो कर सकते हैं, हम सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन, एडवाइस्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे यू आर ऑर्डर टू प्लस सेंटेंस को एज इट इज लिख सकते हैं, जैसे यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, तो दोनों मेथड्स करेक्ट है। लेकिन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको हम लेट से नहीं बना सकते, इसलिए हमारे पास एक ही मेथड बचता है, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। जो भी होगा सेंस उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर, रिक्वेस्टेड हम लगाएंगे, टू प्लस बाकी सेंटेंस एज इट इज। अब मोरल सजेशन की बात करते हैं। मोरल सजेशन जैसे हेल्प द पुअर, यहाँ पर हम मोरल सजेशन के लिए शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस बनाते टाइम, जैसे ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये वाला। तो पैसिव वॉइस में यही सब रूल्स है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप इनकी मदद से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे हमें जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करना थोड़ा आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पर सेंटेंस देखना है। जब भी पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आए सबसे पहले हम मेन वर्ब देखेंगे। यहाँ पर है स्पीक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव में चेंज करना है, कैसे बनेगा, इज RM थर्ड फॉर्म, वो कहाँ दिख रहा है, इज स्पोकन के अंदर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं तो उनको हम लास्ट में एंडिंग में रख सकते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रन, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सबसे पहले हम देखेंगे विल इनवाइट, यहाँ पर वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, कहाँ दिख रहा है विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल बी थर्ड फॉर्म हमें दो जगह दिख रहा है। अब यहाँ पर हमें देखना है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ऑल द चिल्ड्रन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाय ऑल यहाँ पर जो लिखा हुआ है बी ऑप्शन में वो गलत हो जाएगा, ऑल द चिल्ड्रन विल बी इन्वाइटेड, यहाँ पर बाय देम नहीं लिखा हुआ। कभी कभी क्या होता है कुछ सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट नहीं होते बाय प्लस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, जैसे बाय देम, बाय अस, इनको हम स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा बाय समवन, बाय समबडी, नोबडी, इनको भी स्किप किया जा सकता है। नेक्स्ट, थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस,
यहाँ पर वर्ब देखेंगे ब्रोक इनटू, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है जबरदस्ती घुसना किसी के घर में। सेकंड फॉर्म है पैसिव वॉइस वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म से बनेगा। और जब भी वर्ब के दो पार्ट हो तो उसको उसके अंदर रखना है। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब का जो दूसरा पार्ट होगा, पार्टिकल होगा, उसको स्किप नहीं करना है। तो आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट माई हाउस होगा, माई हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाय थीव्स, ऑप्शन ए राइट आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, हु रोट दिस पोएम, हु वाला सेंटेंस से बाय हुम से बनेगा। रोट सेकंड फॉर्म है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ दिख रहा है? बाय हुम वॉज दिस पोएम रिटन, ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, सी विल राइट अ लेटर, यहाँ पर विल बी रिटर्न होगा तो विल बी रिटर्न हमें कहाँ दिख रहा है? अ लेटर विल बी रिटर्न बाय हर, ऑप्शन बी के अंदर। तो इतना आसान है, डायरेक्ट आपको वर्ब देखना है और आंसर करना है। हु विल हेल्प यू, ये भी बाय हुम से बनेगा, बाय हुम सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये अप्रोच होती है हमारी एग्जाम ओरिएंटेड, जहां हम कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग कैन कोज मेनी नेचुरल डिजास्टर्स, यहाँ पर कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, मॉडल है पैसिव वॉइस, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगा। कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म सिर्फ हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन राइट आंसर। तो आप भी इस तरीके से जल्दी से आंसर कर सकते हैं पैसिव वॉइस का, अगर आपको बेसिक्स पता है। तो बेसिक जो है उसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज करें, वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसके जल्दी जल्दी आंसर कर पाएंगे। अगला बताना है सेंटेंस, चार सेंटेंस करेक्ट कौन सा इसमें से। तो यहाँ पर देखते हैं पैसिव फॉर्म कौन सी करेक्ट होगी। तो पैसिव फॉर्म की बात करें तो आर के साथ तो बीन तो आता नहीं है, बीइंग का यूज करते थे हम पैसिव में, गलत होगा। हैव के साथ बीइंग नहीं आता, ये भी गलत होगा। वर्क के साथ भी बीन नहीं आता, डी गलत, तो ए ऑप्शन राइट आंसर। ऑल द चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड। अगला, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, यहाँ पर मेक फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर पैसिव वॉइस बनेगा इज आर एम थर्ड फॉर्म से, कहाँ दिख रहा है? इज मेड, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव पेंटेड द डोर, पेंटेड यहाँ पर लिखा हुआ है हैव प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस बनेगा हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, जो कहाँ दिख रहा है? हैज बीन पेंटेड। द डोर के साथ यहाँ पर हैज का यूज होता है क्योंकि सिंगुलर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दे कैरिड द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे और ऑब्जेक्ट होगा द इंजर्ड प्लेयर, किसको बाहर ले गए? इंजर्ड प्लेयर को। ऑफ द फील्ड यहाँ पर अदर वर्ड्स है, तो द इंजर्ड प्लेयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा। और सेकंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस वोज और थर्ड फॉर्म से बनेगा, तो वोज प्लस थर्ड फॉर्म हमें कहाँ दिख रहा है? द इंजर्ड प्लेयर वॉज कैरिड ऑफ द फील्ड बाय देम। तो ये स्टडी। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं डिटर्मिनर से और आर्टिकल से, उन सभी को एमसीक्यूज की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास स्पेशली यूज़फुल है एमजीजीएस एग्ज़ाम्स के लिए, इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया पॉइंट मिलेगा, वहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सी गोट हर लाइसेंस विदाउट प्रॉब्लम, यहाँ पर किस डिटर्मिनर का यूज होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हम बात करें, विदाउट का मतलब होता है बिना, मतलब नेगेटिव वर्ड है, तो विदाउट के साथ हम यूज करते हैं एनी का। सी गोट हर लाइसेंस विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसको बिना कोई प्रॉब्लम के मिल गया लाइसेंस। तो ध्यान रखेंगे, हम एनी का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर कंपनी बट आई डोंट थिंक इट इज अ सक्सेसफुल वन, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा डिटर्मिनर करेक्ट हो सकता है। सबसे पहले हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, एग्जाम में भी आप इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे पीपल, ये काउंटेबल होते हैं, तो यहाँ पर मच का यूज तो हम नहीं करेंगे, पीपल का मतलब होता है लोग। यहाँ पर एवरी की बात करें तो एवरी के साथ हम अगर यूज करें तो सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं किसी नाउन को, और पीपल तो अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म होता है, तो एवरी भी गलत होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा सेवरल। सेवरल का मतलब होता है मैनी, कई, अनेक। सेवरल पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर कंपनी बट आई डोंट थिंक इट इज़ अ सक्सेसफुल वन, कि बहुत लोगों ने थिएटर कंपनी की परफॉर्मेंस को एंजॉय किया, एंजॉय करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई सक्सेसफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल बी देयर इन आर,
यहाँ पर हमें बताना है कौन सा आर्टिकल आ सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे आर। ये इसका जो साउंड होता है वो आर का होता है। मतलब यहाँ पर हम यूज करते हैं जब नाउन का साउंड जो होता है बाउल साउंड होता है तो एन का यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए का यूज करते हैं। तो ही विल बी देयर इन एन आर, कि वह यहाँ पर उपस्थित होगा या होगा 1 घंटे में। तो ही विल बी देयर इन एन आर, एन होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आर के साथ कौन सा आर्टिकल यूज हो सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखेंगे सोल्व करने की कोशिश आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे टू ऑलरेडी आ रहा है तो बोथ का यूज करने का कोई सेंस नहीं बनेगा, और बोथ ऑफ द टू इस तरीके से स्ट्रक्चर हम यूज करते भी नहीं है। अब हम देखते हैं एनी। एनी से यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा, एनी ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड। एनी को हम अफर्मेटिव और अफर्मेटिव में यूज भी नहीं करते, तो एनी को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास बचता है एवरी और ईच। तो ध्यान रखेंगे एवरी का यूज हम कर सकते हैं 2 से ज़्यादा के लिए, और 2 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ईच का यूज जो होता है हम कर सकते हैं 2 के लिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ईच ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। करेक्ट आंसर हुआ ईच। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेसमैन वांट टू बी रिच। यहाँ पर बताएंगे क्या आ सकता है ऑप्शन में, मैनी, मैनी ए, मोस्ट और इनफ। यहाँ पर हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैनी के बाद जब ए का यूज होता है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो होता है सिंगुलर। ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर, और इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होता है वो भी होता है सिंगुलर। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं किसका, मेन देखेंगे सिंगुलर है, मैनी आ रहा है, मैनी के साथ अगर सिंगुलर यूज करना पड़ेगा तो मैनी ए यूज करेंगे। मैनी ए बिजनेसमैन वांट्स टू बी रिच। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस एरर वाले भी हैं, आपको बताना सेंटेंस के किस पार्ट में एरर होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। रीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट येस्टरडे शी वोर रिंग। जब भी हम बात करते हैं किसी भी नाउन की, इंडेफिनेट नाउन की, जब भी उसका पहली बार इंट्रोडक्शन होता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते ही करते हैं। तो सी वोर अ रिंग होगा राइट आंसर। यहाँ पर इस नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हमें आर्टिकल यूज करना होगा, तो सी ऑप्शन में यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। यहाँ पर हम देखेंगे या तो हम यूज करते हैं अ लॉट ऑफ का, या फिर हम यूज करते हैं लॉट्स ऑफ का। लॉट ऑफ अकेला नहीं आता, यहाँ पर सी ऑप्शन गलत होगा, राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके पास, ही इज बेटर ऑफ द टू बॉयज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम कंपेरेटिव डिग्री को ऑफ द टू के साथ यूज करते हैं तो द का यूज होता है, मतलब द प्लस कंपेरेटिव ऑफ द टू। इस स्ट्रक्चर के साथ हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ में भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, ऑप्शन बनेगा सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से मैं रिपीट करता हूँ। द के बाद यहाँ पर आपको दिखेगी कंपेरेटिव डिग्री, उसके बाद ऑफ द टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। ये ध्यान रखेंगे उस स्ट्रक्चर के अलावा कंपेरेटिव डिग्री के साथ में हम यूज नहीं करते किसी आर्टिकल का। कालिदास वाज ग्रेटर, जीरो आर्टिकल का यहाँ पर यूज होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल्स का यूज ऑलवेज नाउन के साथ यूज होता है। मतलब अगर हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जनरली इनको हम यूज करते हैं। और ग्रेटर तो यहाँ पर एडजेक्टिव की डिग्री होगी, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कंपेरेटिव के साथ आर्टिकल सिर्फ 2 केस में आता है। पहला केस हम देख चुके हैं, दूसरा हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। ये वही केस है जहाँ पर कंपेरेटिव के साथ वापस से द का यूज हो सकता है। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। जब भी हम कंपेरेटिवली इंक्रीज और डिक्रीज होने की बात करें, या 2 जगह द प्लस कंपेरेटिव स्ट्रक्चर आपको दिखे, द प्लस कंपेरेटिव, द प्लस कंपेरेटिव, तो दोनों जगह ध्यान रखेंगे आर्टिकल द का यूज होता है। यहाँ पर अगर द ग्रेटर होगा तो यहाँ पर भी हमें द हायर करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ती है। यहाँ पर द हायर यूज होगा, ऑप्शन सी गलत होगा, द हायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर इज रोम ऑफ इंडिया। जब भी हम किसी चीज़ की कंपैरिजन करते हैं उस केस में वहाँ पर हम प्रॉपर नाउन के साथ में भी आर्टिकल देकर यूज कर सकते हैं। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, ऑप्शन बनेगा सी। द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच, यहाँ पर हम बात करेंगे लैंग्वेज के साथ वैसे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन द प्लस कोई लैंग्वेज अगर होता है तो इस स्ट्रक्चर से पता लगता है उस लैंग्वेज के बोलने वाले लोगों के बारे में। यहाँ पर द इंग्लिश को शो नहीं कर रहा, इंग्लिश लोगों को शो कर रहा है, अंग्रेज लोग। डिफीटेड फ्रेंच, यहाँ पर हम बोलना चाहते हैं कि अंग्रेज लोगों ने फ्रेंच लोगों को हरा दिया। तो द प्लस इंग्लिश, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द प्लस फ्रेंच, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो ध्यान रखेंगे लैंग्वेज के साथ आर्टिकल नहीं आता जब उससे लैंग्वेज का सेंस आए। लैंग्वेज के साथ आर्टिकल कब आ सकता है, जब उस आर्टिकल से द प्लस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों का पता लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयर इज नॉट ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। सबसे पहले हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जब भी आपके पास ऑप्शंस आए, क्वेश्चन आए इस तरीके का, तो कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। ट्रैफिक मतलब होता है यातायात, और ट्रैफिक आपको पता है अनकाउंटेबल होता है, इसको हम काउंट तो नहीं कर सकते। और मेनी का यूज काउंटेबल के साथ या अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता है। अब हम बात करें सम का यूज अगर हम बात करें अनकाउंटेबल के साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंस जो नेगेटिव है तो सम का यूज नहीं होगा। और मोस्ट ट्रैफिक कहने का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं देयर इज नॉट मच ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव, मतलब जिस स्ट्रीट में मैं रहता हूँ वहाँ कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 पार्ट हैं सेंटेंस के। आपको ये बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर होगा। द आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा या भीख। भिक्षा जो होती है भिखारियों को दी जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, आर्म्स के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे जब भी हम किसी आर्टिकल द का यूज किसी एडजेक्टिव के साथ करते हैं तो इससे उस कैटेगरी के पूरे लोगों का पता चलता है। तो यहाँ पर अगर हम बोले द पुअर, तो द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, और द रिच का मतलब होगा अमीर लोग। यहाँ पर एस लगाने की जरूरत नहीं है। टू द पुअर, ऑप्शन सी पार्ट में एरर होगा, द पुअर से ही सेंस क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, डिड यू सी गर्ल देयर, यहाँ पर कौन सा डिटर्मिनर हम यूज कर सकते हैं। सम का यूज करते हैं काउंटेबल के साथ, लेकिन प्लूरल के साथ। ये सिंगुलर है तो सम गलत होगा। मेनी के साथ भी हम प्लूरल का यूज करेंगे। मच अनकाउंटेबल के साथ होता है तो एनी का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। डिड यू सी एनी गर्ल देयर। द बॉयज डिड नॉट मेक नॉइस, यहाँ पर एक कुछ फिक्स फ्रेजेज होते हैं जिनको भी हमें ध्यान रखना है। मेक ए नॉइस, शोर करने को हम बोलते हैं मेक ए नॉइस, तो यहाँ पर ए का यूज होगा। लेकिन यहाँ पर ए नहीं है ऑप्शन में, तुम और क्या कर सकते हैं। द बॉयज डिड नॉट मेक यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं नन ऑफ दिस। यस, क्योंकि नेगेटिव के साथ में यूज नहीं कर सकते हम, मेनी का सम का किसी का यूज नहीं कर सकते। ए ही होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो सारे गलत होंगे, नन ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ए ही करेक्ट होगा। ए आर्टिकल ही यहाँ पर हमें लगाना होगा। आई हैव बुक, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या आ सकता है, नो या नोट या बोथ। सबसे पहले हम देखते हैं नोट। नोट एक एडवर्ब होता है जो किसी वर्ब से पहले लगता है, लेकिन नो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है। तो आई हैव नो बुक करेक्ट होगा, आई हैव नोट बुक करेक्ट नहीं होगा। अगर हम नोट का यूज करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आई हैव नोट प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर ध्यान रखेंगे नोट के बाद हमें वर्ब का यूज करना होता है। नेक्स्ट, अ फुलिश स्टूडेंट हैज केयर ऑफ हिज लाइफ, यहाँ पर लिटिल अ लिटिल और द लिटिल की हम थोड़ी सी बात करेंगे। लिटिल क्या होता है, लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल। इसी तरीके से होता है फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लिटिल के किसी भी स्ट्रक्चर का यूज हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, और फ्यू के किसी भी स्ट्रक्चर का यूज हम काउंटेबल के साथ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अ लिटिल और अ फ्यू से सम का सेंस आता है, कुछ का सेंस आता है, और लिटिल और फ्यू से नहीं के बराबर का सेंस आता है, मतलब नेगेटिव सेंस आता है। और द लिटिल और द फ्यू से जो भी थोड़ा बहुत है या जो भी कुछ है उस कंप्लीट का सेंस आता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन।
अ फुलिश स्टूडेंट हैज़ केयर ऑफ हिज लाइफ। एक मूर्ख स्टूडेंट को अपनी लाइफ की केयर होती है, कितनी होती है? नहीं के बराबर होती है, तभी तो वो फुलिश स्टूडेंट है। तो यहाँ पर हम केयर जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, परवाह, तो यहाँ पर हम लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। अ फुलिश स्टूडेंट हैज़ लिटिल केयर ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि ये नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि उसको नहीं होती है परवाह फुलिश फुलिश स्टूडेंट को, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा स्पोक वर्ड्स एंड सेट डाउन। यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर शर्मा ने कुछ वर्ड्स बोले और बैठ गए। नेगेटिव सेंस तो नहीं आएगा, और जितना भी थोड़ा बहुत कंप्लीट का सेंस भी नहीं बनेगा। यहाँ पर सेंस बन रहा है कुछ वर्ड बोले, तो कुछ के लिए काउंटेबल के साथ हम लगा सकते हैं ए फ्यू। मिस्टर शर्मा स्पोक ए फ्यू वर्ड्स एंड सेट डाउन। नेक्स्ट, वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। अब इस सेंटेंस को प्रीवियस सेंटेंस से ही कनेक्ट करके देखते हैं कि मिस्टर शर्मा ने कुछ वर्ड्स बोले, और जितने भी उन्होंने वर्ड्स बोले वो किससे भरे हुए थे? विजडम से भरे हुए थे। तो यहाँ पर कंप्लीट का सेंस आ रहा है कि जितने भी थोड़े बहुत बोले वो सारे क्या थे? विजडम से भरे हुए थे। तो यहाँ पर द फ्यू का हम यूज कर सकते हैं। द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। द कंट्री इज बर्निंग इन द फायर ऑफ टेरर। यहाँ पर देखेंगे क्या ऑप्शन आ सकता है। ऑल का यूज हम करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, सभी को कंसिडर करने के लिए, लेकिन होल का यूज हम करते हैं एक ही चीज़ के अंदर सब कुछ को कंसिडर करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कंट्री इज बर्निंग, मतलब कंट्री तो एक ही है लेकिन उसका सारा हिस्सा आतंक की आग में जल रहा है, ये हम बोलना चाहते हैं। तो होल होगा राइट आंसर। द होल कंट्री इज बर्निंग इन द फायर ऑफ टेरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फाउंड बुक लास्ट नाइट, बुक इज़ वेरी यूजफुल। जब भी किसी भी नाउन का इंट्रोडक्शन पहली बार होता है तो वो इंडेफिनेट होता है, उस केस में उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आता है। बुक के साथ हम ए का यूज करेंगे, लेकिन अब दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो इसमें बुक को हम पहले से जानते हैं, और जिसको हम पहले से जानते हैं उसके साथ आर्टिकल दे का यूज कर सकते हैं। आई फाउंड अ बुक लास्ट नाइट, द बुक इज़ वेरी यूजफुल। तो राइट ऑप्शन बनेगा ए और द। नेक्स्ट, डॉक्टर सेज इट इज़ अ होपलेस केस। डॉक्टर क्या कहता है कि ये होपलेस केस है? कौन सा डॉक्टर कहता है? क्या सभी डॉक्टर कहते हैं? नहीं। क्या कोई ऐसा डॉक्टर है जो इंडेफिनेट है वो कहता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस केस में हम किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ये डॉक्टर कोई स्पेसिफिक डॉक्टर की बात हो रही है, यहाँ पर हम द का यूज कर सकते हैं। द डॉक्टर सेज इट इज़ अ होपलेस केस। नेक्स्ट, कोलकाता इज लंदन ऑफ इंडिया। यहाँ पर वही कंपैरिजन वाली बात आ गई कि कोलकाता इज द लंदन ऑफ इंडिया। कोलकाता इंडिया का क्या है? लंदन है। जब भी हम इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं तो आर्टिकल द का यूज होता है। नेक्स्ट, लास्ट ईयर आई स्पेंट फ्यू डेज इन मुंबई विद द कजिन फ्रॉम अमेरिका। लास्ट ईयर मैंने कुछ दिन गुजारे मुंबई में मेरे अमेरिका के कजिन के साथ। कुछ दिन का सेंस आ रहा है तो यहाँ पर हम एफ यू का यूज कर सकते हैं। एफ यू राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। वी हैव बॉट एलसीडी टेलीविजन सेट। यहाँ पर हम देखेंगे हम क्या लेके आए, एक एलसीडी टेलीविजन सेट। जब भी सेंटेंस के अंदर एक या कोई का सेंस होता है तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का हम यूज करते हैं। अब देखते हैं साउंड कौन सा निकल रहा है। एलसीडी बाउल साउंड है तो एन का यूज होगा। वी हैव बॉट एन एलसीडी टेलीविजन सेट। नेक्स्ट, कॉटन ऑफ इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी। जब भी हम बात करें किसी स्पेसिफिक चीज़ की तो यहाँ पर हम कॉटन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ का कॉटन? इजिप्ट का कॉटन, तो उस केस में द का यूज करते हैं। द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी। अगर मटेरियल नाउन डायरेक्टली यूज होता उस केस में इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर किसी स्पेसिफिक कॉटन की बात हो रही है तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर। द लॉयन इज अ फियर्स वाइल्ड एनिमल। यहाँ पर आपको बताना है कि द लॉयन किसके लिए आ रहा है। तो जब हम बात करते हैं किसी एनिमल के साथ आर्टिकल का यूज करते हैं उस केस में उस एनिमल की पूरी प्रजाति का सेंस आता है। तो यहाँ पर द लोइन से होल क्लास ऑफ लोइंस का सेंस आ रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ही वर्क्स इन LIC ऑफ इंडिया। जब भी हम बात करें किसी कंपनी की, जैसे द LIC ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर द का यूज हम करते हैं। द LIC ऑफ इंडिया राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रख सकते हैं जब भी कोई नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर होता है तो जनरली वहाँ पर आर्टिकल दे का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट, आई हैव क्वाइट फ्यू बुक्स ऑन आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पर हम देखेंगे क्वाइट अ फ्यू। क्वाइट अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या थोड़ी बुक्स। मेरे पास कुछ बुक्स हैं, थोड़ी बुक्स हैं आर्ट एंड कल्चर पर, तो क्वाइट अ फ्यू को इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं।
नेक्स्ट, दिस कंपनी इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड्स इन द वर्ल्ड। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। तो द कंपनी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड्स इन द वर्ल्ड, ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। हाउ डेज विल शी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। यहाँ पर हम कहना क्या चाहते हैं कि उसको इस काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन। डेज काउंटेबल नाउन होगा तो हाउ मेनी का यूज करेंगे, हाउ मेनी डेज विल शी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन विद द राइट आर्टिकल। माई मदर इज इंग्लिश टीचर। मेरी मदर क्या एक इंग्लिश टीचर है, एक इंग्लिश टीचर है। यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इंग्लिश में ई का साउंड आ रहा है, एन इंग्लिश टीचर। राइट आंसर बनेगा एन, एन होगा राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। सॉरी, एन सी ऑप्शन के अंदर है, एन इंग्लिश टीचर। वी हैव ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर आर्टिकल दोनों जगह होता, यहाँ पर भी हमें दिखता आर्टिकल, उस केस में हमें पता चलता कि हमने दो टीवी खरीदे, एक ब्लैक और एक वाइट। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब एक ही टीवी की बात हो रही है जो ब्लैक एंड वाइट है। वी हैव अ ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और इंडेफिनेट है इसलिए ऑप्शन ए का ही हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज गिव मी यूजफुल गिफ्ट। कृपया मुझे क्या दो, एक यूजफुल गिफ्ट दो। एक यूजफुल गिफ्ट, यहाँ पर साउंड ये का आ रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर। डोंट लुक डायरेक्टली एट सन। जब भी हम सन, मून, अर्थ इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो आर्टिकल दे का यूज करते हैं। एट द सन, ऑप्शन सी राइट आंसर। हिज वाइफ हैज वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड किचन डोर। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी वाइफ ने हमें देखा किचन के डोर के पीछे से। तो यहाँ पर देखें, ये किचन कोई इंडेफिनिट किचन नहीं है, ये किचन किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में बात हो रही है कि किचन डोर है कोई, उसके पीछे से किसी की वाइफ ने किसी को देखा। तो यहाँ पर ए नहीं द का यूज होगा, द किचन डोर, बिहाइंड द किचन डोर, क्योंकि यहाँ पर ये किचन जो है स्पेसिफिक किचन है, तो यहाँ पर द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, कुछ और क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे अपकमिंग सेशंस में। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपको इस तरीके के यूजफुल वीडियोस चाहिए तो आप जो कमेंट जरूर से करें और इन क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।